डियर फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा का जो उत्पादन होता है ना, यानी कि जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री में, वो प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग होता है, बहुत सारे फैक्टर्स का प्रयोग होता है। जैसे अगर हमें बिस्कुट बनाना है, बिस्कुट की फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिस्कुट का प्रोडक्शन करना है, तो रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर्स चाहिए, मशीन चाहिए, जमीन चाहिए, और ये सब कुछ फ्री में नहीं आता है ना। जब ये सब फ्री में नहीं आता है तो इन सब के लिए हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। जैसे जगह या जमीन किराए पे लेंगे या खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे। जो लेबर हमें चाहिए उसके बदले में उनको मजदूरी देना है या वेतन देना है, सैलरी देनी है। जो पैसा हम लगाएंगे उसके बदले में इंटरेस्ट देना है। मतलब साफ है कि उत्पादन करने के लिए हम जिन भी साधनों का प्रयोग करते हैं उसके बदले में हमें पेमेंट करते हैं। तो हम क्वेश्चन आज की इस क्लास का ये है कि साधनों के बदले में कि जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, साधनों के बदले में जो भुगतान करते हैं वो भुगतान कितना करेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बनता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन जुटाने पड़ते हैं, और उत्पादन के साधनों को ये तो खरीदना पड़ता है या किराए पे लेने पड़ता है। तो उसके बदले में जो कुछ भी पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का निर्धारण आखिर होता कैसे है। तो इस चीज के लिए कई सारे नियम हैं कि किस तरह से, जैसे कितनी मजदूरी दी जाए, कितना किराया दिया जाए, लाभ कितना होगा, ब्याज कैसे तय किया जाएगा। इस सब के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार के नियम प्रतिपादित किया, जिसमें से एक नियम है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। यहाँ पर वितरण का मतलब होता है जब भी हमारे पास पैसे आएंगे, यानी कि प्रोडक्शन करने सबसे पहला काम होता है उस पैसे को अलग अलग लोगों में बांटना, यानी कि जिससे जितना साधन लिया उस साधन को, जैसे किसी का अगर जमीन किराए पे लेगा, जमीन का किराया देना, तो ये सब बांटना। इसलिए वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी साधन की कीमत निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो नॉर्मली हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वस्तु या सेवा का जो भी उत्पादन करेंगे वो अलग अलग साधनों का प्रयोग करके होता है, किसी एक वस्तु से नहीं होता है। आपको कच्चा माल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको जमीन चाहिए, इन सब चीज का प्रयोग होता है। तो इसी चीज को प्रोफेसर चैपमैन ने एक्सप्लेन किया है कि वितरण के अर्थशास्त्र में इस बात का वितरण होता है कि एक समुदाय द्वारा उत्पादित धन को उन साधनों या उनके स्वामियों में किस प्रकार हिस्से किए जाते हैं। मतलब साफ है, आपने किसी भी चीज का उत्पादन किया और उत्पादन करने के बदले में आपने जिन साधनों का प्रयोग किया तो उन साधनों का किराया, उन साधनों के बदले में आपको भुगतान करना ही होगा। तो साधनों के मालिक को उन साधनों के बदले में किया गया भुगतान, यानी कि भुगतान का वितरण करना ही हमारा वितरण का सिद्धांत होता है। हालांकि उत्पादन की प्रक्रिया में कई प्रकार के जो साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें बेसिकली भूमि है, श्रम है, पूंजी, संगठन और उद्यमी आता है। और जो ये प्रोवाइड करता है उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे जो साधक है भूमि, जो भूमि जिसके पास होता है भूमिपति कहते हैं, जो श्रम प्रोवाइड करता है उसको श्रमिक कहते हैं, जो पूंजी देते हैं उसको पूंजीपति कहते हैं, जो संगठन की जो हमारे पर काम करते हैं उनको संगठनकर्ता बोलते हैं, और जो पूरे बिजनेस को चलाता है उसको उद्यमी कहते हैं। और ये सब लोग अपने साधनों को उत्पादन प्रक्रिया इसलिए देते हैं कि भूमि को क्या प्राप्त होगा, लगान, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, किराया। ठीक है, श्रमिक को क्या प्राप्त होता है, मजदूरी, पूंजी को क्या प्राप्त होता है, वेतन, संगठन करता है यानी कि जो काम करते हैं वेतन भोगी होते हैं उसको वेतन मिलता है, और इन सबको देने के बाद उद्यमी के पास जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाभ। अब बात ये है कि ये लगान, मजदूरी, वेतन, लाभ का निर्धारण कैसे होता है, कौन करता है, कि किसके बदले में। जैसे कहा जाता है हम काम करोगे हमारे पर 500 रुपए की दिहाड़ी में, तो ये जो 500 रुपए की दिहाड़ी का निर्धारण हुआ है वो कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जब धान लगाने का सीजन आता है तो अचानक धान लगाने वाले मजदूरों की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे में धान रोपने वाले जो मनचाहा तरीके से पैसा मांगने लग जाते हैं, जब कमी पड़ जाती है। जब बहुत सारे मजदूर हो जाते हैं अचानक किराया कम हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि मजदूरी का निर्धारण के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत तो काम करता है। जैसे किसी भी पैसे के बारे में जो ब्याज है, 10% का ब्याज है, 7%, इसका निर्धारण कैसे होता है। जैसे वेतन कितना देंगे, ठीक है, किसी का किराया कितना दिया जाएगा, इन सब का निर्धारण के पीछे कुछ ना कुछ सिद्धांत काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत होते हैं
अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग उन्होंने अलग तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नॉर्मली साधन की कीमत सिद्धांत का संबंध उत्पादन के साधनों की कीमत के निर्धारण से होता है, और मूल्य का सिद्धांत जो होता है दो तो प्रकार, एक साधन कीमत सिद्धांत और दूसरा होता है वस्तु मूल्य सिद्धांत। वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा, लेकिन साधनों की कीमत के निर्धारण के लिए अलग सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए एक दूसरे सिद्धांत की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। नॉर्मली साधन कीमत निर्धारण के दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, एक है सीमांत उत्पादक सिद्धांत और दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और उसको बोलते हैं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत को मांग और पूर्ति के द्वारा वितरण के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, हालांकि इसको दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज की इस क्लास में हम समझेंगे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है। और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो ध्यान में रखना, ये इस बात के बारे में बताता है कि किसी भी उत्पादन के प्रयोग होने वाले साधनों के बदले में जो पेमेंट किया जाता है, कि पुरस्कार है अर्थात उसकी कीमत है, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से किस किराया दिया जाएगा, किराए का निर्धारण कैसे किया जाएगा, पूंजी यानी कि पूंजी के बदले में ब्याज कितना दिया जाएगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, किसी को कितनी वेतन दिया जाना है, किसी को कितना दिहाड़ी दिया जाना है, इन सब चीजों का निर्धारण आखिर करते क्या है, उसके पीछे का बेस क्या है। तो ध्यान में रखना कि जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत इसका नाम है, सीमांत उत्पादक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी के अंत में प्रोफेसर जेबी से, जिसको जो है अर्थशास्त्र के आधुनिक के विचारधारा के लोग कहा जाता है, जेबी से, बालरस इत्यादि, लेकिन बाद में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और हिक्स जी आए, इन दोनों ने इस प्रति विचारधारा को और विस्तार से एक्सप्लेन किया। ये विचारधारा ये बताता है इस सिद्धांत के अंतर्गत कि साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, सीमांत उत्पादकता के द्वारा होता है। इसका मतलब ये देखा जाता है कि जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं उत्पादन की प्रक्रिया में, उस साधनों से कितना उत्पादन हो रहा है। अगर हम किसी एक मजदूर को काम पे लगा रहे हैं, वो मजदूर हमें कितना उत्पादन करके दे रहा है, वो हमें कितना अर्न करके दे रहा है। अगर हमने एक मशीन को खरीद के लेके आए हैं, उस मशीन से हमारा कितना उत्पादन हो रहा है। अगर हमने जमीन किराए पे ले रखा है, मकान किराए पे ले रखा है, उसके बदले में हमें कितना उत्पादन मिल रहा है। मतलब साधनों के प्रयोग करने के बदले में उससे जितनी उत्पादनता मिलती है, उसको सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। और इसी उत्पादकता के जिस साधन के प्रयोग से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिस साधन के प्रयोग से सबसे ज्यादा उत्पादन की वृद्धि होगी, ठीक है, मान लो यहां पर किया जाए ना, हम 4 लोगों को काम पे लिया, ए को काम पे रख रहे हैं, बी को भी रख रहे हैं, सी को भी रख रहे हैं और डी को भी रख रहे हैं। अब इन सबकी सैलरी का डिटरमिनेशन करना, इनसे ये कहा गया कि आप जितना काम करेंगे उसके बदले में आपको सैलरी दी जाएगी। हालांकि सबसे पहले सबकी सैलरी 10,000 रुपए निर्धारित की गई कि आप सबको 10,000 रुपए दिया जाएगा, एक बेसिक सा कहा गया, बाकी निर्धारण आपके काम के ऊपर होगा। अब ए ने जो टोटल प्रोडक्शन जो है 1 लाख का काम करके दिया, बी ने जो है 1.5 लाख का काम करके दिया, सी ने जो है 2 लाख का काम करके दिया, और डी ने जो है 2.5 लाख का काम करके दिया। मतलब सब लोग एक साथ काम पे लगे, डी का काम करके दिया। इसका मतलब जब सैलरी इनको दिया जाएगा, इसको सैलरी बढ़ाया गया 2,000, इसकी सैलरी बढ़ाया जा रहा है 3,000, इसकी सैलरी बढ़ाया जा रहा है 5,000, लेकिन इसकी सैलरी डायरेक्ट बढ़ा दिया गया किससे से, 10,000 से। तो ये हो गया 20,000, और इसको मिल रहा है 15,000, इसको मिल रहा है 13,000, इसको मिल रहा है 12,000। अब तीनों एक साथ काम पे लग रहे हैं, तीनों सेम टाइम पे उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक की सैलरी 2,000 बढ़ रही है, एक की सैलरी 10,000, 5 गुना ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डी ने कंपनी को ज्यादा सेल करके दिया, डी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो यहां पर साधनों की कीमत का निर्धारण करते वक्त इसी चीज को, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इसी चीज को ध्यान में रखना है कि जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे उत्पादन प्रक्रिया से,
उस पे उत्पादन कितना हो रहा है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है। जिस साधन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उसके बदले में उसका पेमेंट भी ज्यादा किया जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत का निर्धारण किया गया है। सीमांत, अब बात होगी सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या है। अगर सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को पूरा समझना है तो इसके दो तीन वर्ड है, दो तीन मतलब है, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। जिसमें सबसे पहले है कि सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या है। ये उत्पादन की मात्रा को बताता है। किसको बताता है कि उत्पादन की मात्रा कितनी है। जब हम सीमांत उत्पादकता को उत्पादन या वस्तु की मात्रा में होने वाली वृद्धि के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे सीमांत भौतिक उत्पादकता कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एमपीपी। क्या बोलते हैं? एमपीपी, राइट। तो इसका मतलब होता है कि यदि किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो भी वृद्धि होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है कि पहले एक मजदूर, एक लेबर काम पे करता था और वो 5 मीटर जो है कपड़ा उत्पादन करता है। उसी टाइम एक मजदूर और लेके आ गया, अब जो है दूसरा मजदूर, यानी कि अब मजदूर कितने हो गए? 2 हो गए। अब दोनों मिलके कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 9 मीटर। तो इसका मतलब होता है जो दूसरा लेबर आया उसने 4 मीटर का ही प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर एमपीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस 1। ठीक है। अब निर्धारण इसी आधार पर होगा। इसी को बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादन कि एक अतिरिक्त साधन के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है। ज्यादा परिवर्तन हुआ समझाइए भाई, दूसरे वाले से पहले अकेला 5 करता था मीटर, अब ये 4, तो उससे कम कर रहा, मतलब इसकी सैलरी उससे कम हो सकती है, पेमेंट कम होगा। इसको बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादन। दूसरा पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं सीमांत आगम उत्पादकता। वहां पर हमें उत्पादन की मात्रा के बारे में पता है। अब यहां पर उत्पादन को बेचने से कितना प्राप्त हो रहा है, तो एमआरपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एमआरपी। जब सीमांत इकाई उत्पादकता को मौद्रिक इकाई में मापा जाए तो उसे सीमांत आगम उत्पादक कहते हैं। मतलब पहले हमने केवल क्वांटिटी को देखा और अभी जब उस क्वांटिटी को उससे प्राप्त होने वाली आय से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीमांत आगम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक की सीमांत भौतिक उत्पादकता 10 से 40 इकाई है और उसका सीमांत आगम जो है 8 रुपए है, 8 रुपए है। तो इसका मतलब होता है उस श्रमिक से हमें कितना वसूल हुआ? 320 रुपए का उत्पादन मिला और इसी आधार पर उसकी जो है आगे की चीजें कैलकुलेट की जाएगी। तीसरा पॉइंट है सीमांत उत्पादकता का मूल्य क्या होगा? वैल्यू। हमने मात्रा भी देख लिया एमपीपी, हमने एमआरपी देख लिया। अब इसके आधार पर वैल्यू कितनी जनरेट हुई इस चीज को भी तो पता करना पड़ेगा। तो एक साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता को उस संसाधन द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत से गुणा करने से जो आय बढ़ती है उसे सीमांत उत्पादकता के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक कपड़े की कीमत 5 रुपए प्रति मीटर है और सीमांत भौतिक उत्पादन कितना हुआ है? 12 इकाइयों का हो रहा। तो उसके आधार पर अगर यहां पर हम उसकी जो है वैल्यू देखें, क्या देखेंगे? वैल्यू देखें तो 5 रुपए प्रति मीटर मल्टीप्लाई बाय 12, इसका मतलब होता है कि 60 रुपए का हमारा वैल्यू जनरेट हुआ है। तो ये 3 चीजें इसी उत्पादकता के आधार पर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम किसी भी चीज को काम पे तभी लगाएंगे जो काम करने के बदले में, लगाने के बदले में हमारी उत्पादकता बढ़े। तो हमें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है कि किसी एक मजदूर को लगाया, उसने हमें कितना उत्पादन करके दिया, उस उत्पादन को बाजार में बेचा तो उससे कितनी आय प्राप्त हुई, आय प्राप्त होने के बाद अपनी कितनी वैल्यू जनरेट हुई। तो इन सब का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर हमें लाभ की प्राप्ति अधिक हो रही है, हमें फायदा अधिक हो रहा है, तो उस मजदूर को, उस साधन को पेमेंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सीमांत उत्पादकता का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उत्पादन की प्रक्रिया में। तो ये कहता है वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन साधनों की कीमत उत्पादकता के अनुसार निर्धारित होती है। तो ऐसे में 2 क्वेश्चन जनरेट होते हैं हमारे सामने। पहला क्वेश्चन ये है कि उत्पादन साधनों की कीमत का आधार उसकी उत्पादकता का ही क्यों होती है, कोई और आधार क्यों नहीं लिया जाता?
सिंपल सा क्वेश्चन है जाहिर भाई, हम उत्पादकता क्यों ले, जो विक्रेता अपने मन पर अपने लाभ को क्यों नहीं देखता, विक्रेता अब दूसरा जो चीज उसक्यों नहीं करता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जवाब है कि जो उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण इसलिए होती है क्योंकि साधनों की मांग डिपेंड करती है वस्तुओं के मांग पे। किसी वस्तु की मांग बाजार में ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है तो उसकी उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और उत्पादन करने के लिए उत्पादन की साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साधनों की मांग पूरी तरीके से उत्पादकता पर निर्भर करती है। कि किसी भी, मान लीजिए मार्केट में किसी एक शर्ट की कीमत बहुत, डिमांड बहुत ज्यादा है, शर्ट की मांग ज्यादा होने से उत्पादक को उस शर्ट का उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, और उत्पादन करने के लिए उसके अलग अलग साधनों की मांग, इसका मतलब होता है लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए। तो शर्ट की डिमांड बढ़ने से ही इस साधन की डिमांड बढ़ रही है, शर्ट की कीमत मांग बढ़ने से ही उस साधन की मांग बढ़ रही है, और ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है क्योंकि उत्पादन सही हुआ है। इसलिए उत्पादकता पर निर्भर करता है साधनों की कीमत का निर्धारण। उत्पादन जितना ज्यादा होगा उसकी बिक्री जितनी ज्यादा होगी, उत्पादक को उतना ज्यादा लाभ होगा, और उत्पादक उसी के आधार पर उसकी कीमत को अदा करेगा। इसका मतलब साफ है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम मान ले उत्पादकता ही आधार है तो ये आधार सीमांत उत्पादकता ही क्यों होता है, औसत उत्पादकता क्यों नहीं। पहली बात तो है कि औसत एक एवरेज बताता है, जो एक ने कम, मान लो एक वाले ने 50 उत्पादन किया, दूसरे वाले ने आके 90 प्रोडक्शन किया, तो इसका मतलब जब इसकी एवरेज निकालेंगे तो 45-45 आ रहा दोनों, जबकि गलत है। यहाँ पर एक ने 50 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है और दूसरे ने 40 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है, तो एवरेज 45-45 बता रहा है, जबकि गलत हुआ, ए ने ज्यादा किया, बी वाले ने कम किया। तो यहाँ पर औसत एक सही अंदाजा नहीं बताता है, साधनों का सही वितरण नहीं करता है, वो इक्विलिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, जो कि गलत है। साधनों की कीमत उसकी उत्पादकता के आधार पर होती है, वो भी सीमांत उत्पादकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ए को ने ज्यादा उत्पादन किया, बी ने कम किया, इसलिए मतलब ए की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, बी की कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी आधार के कारण ही सीमांत उत्पादकता को यहाँ पर बेस रखा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये क्या करता है, उत्पादन साधनों की कीमत उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार चुकाई जाती है, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा, ये सिद्धांत कहता है कि यदि किसी साधन की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता से कम होती है, ठीक है, अगर मान लो किसी साधन की कीमत उसकी उत्पादकता से कम होती है तो उसको लाभ ज्यादा प्राप्त होता है, लाभ ज्यादा प्राप्त होता है तो ऐसे में उसकी अतिरिक्त इकाइयों को काम में लगाया जाता है, ऐसे में उस साधनों की मांग और बढ़ती है तो उसको फायदा हो। लेकिन अगर साधन की कीमत उसकी उत्पादकता से ज्यादा है, मतलब जिस साधन को हम पेमेंट कर रहे हैं और उससे प्रोडक्शन कम मिल रहा है, तो ऐसे में उस साधन की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और साधन की डिमांड के कम होने से बाद में उस साधन के जो है रेट भी कम हो जाएगा, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की कुछ अपनी मान्यताएं हैं। पहली बात तो है कि साधनों का जब भी प्रयोग करते हैं सभी साधन एक समय में कैसे होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। अगर हम किसी का लेबर को काम पे लगा रहे हैं तो एक टाइम में सभी लेबर 1 रुपए के गुण 1 रुपए की काबिलियत वाले होने चाहिए। दूसरा, साधनों का पूर्ण प्रतिस्थापन होना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफर किया जा सके। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहनी चाहिए, साधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए, ह्रासमान प्रतिफल नियम का लागू होना चाहिए कि किसी का प्रयोग जितना ज्यादा डिमांड करते चलेंगे उसकी कीमत उतनी कम होती चली जाती है। और इस सिद्धांत दीर्घकाल में क्या कहते हैं, साधनों के पारिश्रमिक है, ये दीर्घकाल की बात करता है, अल्पकाल की नहीं। अब बात करते हैं निर्धारण कैसे होता है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता दोनों ही ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में यहां पर वस्तु की मांग और साधनों की मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है।
तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, इसके अंतर्गत सीमांत उत्पादन सिद्धांत दो दृष्टि से बात करता है। एक है एक उद्योग के आधार पर और दूसरा फर्म की दृष्टि से। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म सामूहिक रूप से व्यवहार करता है, तो समूह मिलकर उद्योग बनाता है। यहाँ पर एक फर्म की स्थिति का उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, उसमें एक उद्योग में बहुत सारे फर्में होती हैं, साधनों की मांग करने वाले बहुत सारे फर्में होंगी, साधनों की पूर्ति करने वाले बहुत सारे फर्में होंगी। हम ये मान के चलते हैं कि अल्पकाल में साधनों की पूर्ति उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि साधनों की पूर्ति की एक सीमा होती है। तो ये मान के चलते हैं साधनों की पूर्ति कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, जबकि साधनों की मांग घट या बढ़ सकती है। तो साधनों की मांग ये है, साधनों की पूर्ति है, जिस बिंदु पर दोनों आपस में मिल रहे हैं, बिंदु ई, इसी बिंदु पर साधनों की कीमत का निर्धारण हो जाता है। ये होता है उद्योग। अब उद्योग का ही एक हिस्सा फर्म है, फर्म ही उद्योग का एक हिस्सा है। तो ऐसे में कोई एक फर्म किसी भी साधन की कीमत को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है ना कि यहां पर साधन ने उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित की हो जाती है, एक फर्म को यानी कि एक उत्पादक को उसी कीमत पर ही साधनों की मांग करनी पड़ती है, उसी कीमत पर ही साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जो तय कीमत है उसी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा साधनों का प्रयोग या कम से कम साधनों का प्रयोग या साधनों की मात्रा का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि मजदूरी दर का निर्धारण तो हो चुका है। अब कितने मजदूरों को काम पे लगाया जाए ये आपकी उत्पादकता पर निर्भर करता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। लेकिन अगर बाजार की दशाएं बदल जाए, अपूर्ण प्रतियोगिता हो, और अपूर्ण प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है, एक एकाधिकार वाला और एक एकाधिकारी प्रतियोगिता। अगर हम ये मान के चलते हैं एक बाजार में साधनों का केवल एक ही क्रेता है, क्योंकि विक्रेता तो बहुत सारे, साधनों के विक्रेता बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्रेता पर निर्भर करता है। यहाँ पर अगर मान लो एक ही क्रेता है तो साधनों की कीमत का निर्धारण क्रेता अपने हिसाब से करता है। वो चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा आय बढ़े, तो ऐसे में वो उत्पादन के साधनों की कीमत को हमेशा कम रखता है। क्या करता है? कम दे कीमत जाना चाहता है, क्योंकि भैया फर्म ही डिमांड करता है। मैं एक मजदूर हूं, मैं काम करने जा रहा हूँ, सामने काम देगा, उसके अलावा कोई काम देने वाला नहीं, तो अपनी मन मर्जी, काम करना है करो, वरना जाओ, हमारे पास यही काम, मैं इतना सैलरी दूंगा। तो यहाँ पर एकाधिकार की स्थिति में किसी भी साधन की कीमत वो कम से कम, ऐसे में अगर उसको ज्यादा श्रमिक चाहिए तो ऐसे में उसको मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कम मजदूरी चाहिए तो मजदूरी को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ऐसे में इस स्थिति में साधनों की कीमत की स्थिति धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा मजदूर चाहिए तो जाहिर सी बात है उसको अपना वेज रेट क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ जाता है। ये एकाधिकार की स्थिति में होता है। अब इस सिद्धांत ने ये कहा, क्या कहा कि उत्पादकता के आधार पर साधनों की कीमत का निर्धारण है। ठीक है, सीमांत उत्पादक। अब बहुत सारे लोगों ने इस नियम को आलोचना भी किया, जैसे ये नियम अवास्तविक मानता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, अपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, पूर्ण रोजगार, ऐसा नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की वास्तविक स्थिति तो पाई ही नहीं जाती है। किसी भी साधनों की मांग पूर्ण प्रतियोगिता में हो ही नहीं सकती, किसी की कम किसी ज्यादा। ऐसे में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत हो तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। अविभाज्य साधन, ये सिद्धांत इस मान्यता पर कह रहता है कि एक ही साधनों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक मशीन खरीदते हैं तो बताओ, मशीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो मशीन का प्रयोग कैसे होगा? तो ये नियम यहाँ पर काम नहीं कर पाता है। एक रूपता का अभाव, ये सिद्धांत इस मान्यता आधारित है कि उत्पादकता के साधनों की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। विभिन्न साधनों में एक रूपता कैसे हो जाएगा? आप अगर 10 लेबर को काम पे लगाते हैं तो 10 लोगों की इफिशिएंसी अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। 10 मशीन को खरीद लेंगे, 10 मशीन के द्वारा उत्पादन अलग अलग तरीके से हो सकता है, कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर एक रूपता का अभाव होता है। उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती है, कि हर जगह साधन पाए नहीं जा सकते हैं।
इसके अलावा सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना बहुत ही कठिन होती है। किसी भी वस्तु की, किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता कितनी है, क्योंकि साधन आपस में मिलकर उत्पादन करते हैं और किस साधन ने कितना उत्पादन करके दिया हम कैसे पता करेंगे। भाई जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो हमें जमीन भी चाहिए, हमें मशीन भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए, हमें कच्चा माल भी चाहिए। अब बताओ, सबने मिलकर सामूहिक रूप से उत्पादन किया तो सामूहिक रूप से उत्पादन होता है, किसी एक व्यक्तिगत रूप से साधन की कीमत का निर्धारण कैसे करोगे आप? प्रॉब्लम है। अपूर्ण और एक पक्षीय सिद्धांत है, क्योंकि ये सिद्धांत ये मान के चलता है कि साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, उसको प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन मांग के द्वारा ही साधनों की कीमत का निर्धारण होता है, जो कि गलत है। क्योंकि मांग और पूर्ति, भाई काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो आप कैसे लोगों को नौकरी पर रख लोगे? ठीक है ना, पूर्ति होगी तभी तो आप मांग कर पाओगे। तो दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। लाभ अधिकतम करने की मान्यता ठीक नहीं है। हर बार उत्पादन की प्रक्रिया लाभ के लिए नहीं होती है, कभी कभी उत्पादन की मात्रा बढ़ाना भी उत्पादक का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका मतलब ये होता है समाज में धन की वितरण की असमानता का पूरा समर्थन नहीं करता है, जो कि गलत है। तो ये रहा आपका क्या चीज, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? पॉइंट समझ में आया, नहीं आया? नोट्स कैसे लगी जरूर बताइएगा। और कहीं पर भी कोई डाउट है या आपकी कुछ क्वेरीज है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करो अपने दोस्तों से। तब तक थैंक यू एंड बाय।